46 center of mass, 56 collision, 58 center of mass, 58 center of mass, 71 collision। वैसे 71 में मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, कोलिजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेंटर ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, 71 सॉल्व हो सकता है। उसके बाद फिर बाकी बच्चे इसमें 1-2 मिलेंगे, ठीक है, सारे सॉल्व कर लीजिएगा। इधर में से 1-2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कोलिजन या इसके आगे के चैप्टर के होंगे, ठीक है। आज देखते हैं, जो डाउट है वो फटाफट पूछते चलिए 1 to 10 एनी डाउट? 1 to 10, 1 से 10 तक के बीच में कोई डाउट? सर ये वाला बताना तो फर्स्ट वन कमेंट वाला फर्स्ट, ठीक है। कनिका सर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक बॉल को हमने 20 मीटर हाइट हॉरिजॉन्टल फ्लो, ड्यूरिंग दिस इंपैक्ट इट लॉसेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, the initial velocity of the projection। सर कौन से क्वेश्चन है? स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 आपको खुद से सॉल्व करना है, जो डाउट होगा वो पूछते जाना है। अच्छा, 2500 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होने लगेंगे तो फिर तो सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन। एक बॉल है जिसका मास हमने m लिया, मान लो कि हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, ठीक है, u दे दिया फ्रॉम हाइट 20 मीटर, ये h हाइट से हमने इसे ड्रॉप किया, यानी प्रोजेक्ट किया है, u वेलोसिटी दिया है 20 मीटर। तो यहाँ पर ये कुछ v वेलोसिटी से आकर स्ट्राइक किया, v वेलोसिटी से। उसके बाद इसका 20% एनर्जी क्या हो गया, 50% ऑफ इट्स एनर्जी, इसमें कितना परसेंट लॉस हो गया, 50% लॉस हो गया, इसकी जितनी भी एनर्जी थी वो 50% लॉस हो गया। रिमेनिंग एनर्जी के साथ में ऊपर गया, ऊपर आई v डैश, और ये किस हाइट तक पहुंचा, वापस उतने ही हाइट तक पहुंचा और यहाँ पर फिर रेस्ट में आया, फिर ये नीचे गिरा होगा जो भी वो सही ग्राउंड में वाटर तो 50% जो भी हमने यहाँ पर जो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दी u वेलोसिटी, इसको दी हमने इनिशियली कुछ u वेलोसिटी दिया होगा, जब ये ग्राउंड से इंपैक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी 50% एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। जब यहाँ एनर्जी और रिमेनिंग जो 50% एनर्जी बचेगा, 50% एनर्जी क्या हुआ, इसकी यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी 50% लॉस हो गया, और ये 50% लॉस होकर के मान लो हाफ mv² का 50% कितना बचा, ये नया काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो हाफ m इंटू v डैश का स्क्वायर होगा, और ये किसके इक्वल रहेगा, इसका 50%, इसका 50% का 1/4m v²। ये v वेलोसिटी से स्क्वायर करना है, हाफ mv² का 50% क्या हो जाएगा, 1/4, फिर m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, v/√2। सर ये क्या पता नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का 50% लॉस करना, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं भाई। तो तुम जब ये हमारा रेफरेंस फ्रेम ले रहे हो, जब इसे हम रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, तो इस लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा हाइट लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये तो पूछ क्या रहे हो, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो पूछ क्या रहे हो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का 50% हो गया। अब v/√2 ये कितना हाइट पर जाता है, यहाँ पर h हाइट तक, तो हम फार्मूला का यूज कर सकते हैं, v²/2g = h, यानी v डैश का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है
v डैश का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर v डैश की जगह पर v बाय रूट 2 लिखेंगे, तो v स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 यहाँ 2 है, 4g इज इक्वल टू h, v स्क्वायर बाय 4g इज इक्वल टू h, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into g का वैल्यू 10 लिखेंगे और h की वैल्यू कितना हमें गिवन है 20 मीटर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 800, ठीक है 800। हमें क्या यानी यहाँ से v की वेलोसिटी हमारे पास निकल गई, अब हमें क्या ये u इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं इस मोशन के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो v स्क्वायर कितना हो गया 800 माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 into ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ 10 ले लेंगे into 20, ठीक है, तो कितना आ गया 400 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 800 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर, यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, यहाँ पर दिख नहीं रहा हमारे ख्याल से, उसकी लास्ट लाइन जो है दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, इसको आगे सॉल्व करके इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 800 माइनस 400 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 400, यानी क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, चलिए आपको पता था v स्क्वायर कौन v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू h, हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो माइनस u स्क्वायर और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस 2gs यहाँ से कैंसिल कर दिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर बाय 2g, इस फॉर्मूलेशन में से ले लिया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, a particle of mass 3 kg strike a heavy rigid ball with a velocity 10 meter per second by making an angle theta, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t, यानी कि क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, जितना वो टाइम वो लेगा मोमेंटम चेंज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम टेकन दे दिया डेल्टा t 0.2 सेकंड, अगर हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा तो अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, ये बॉल ठीक है 10 kg फायर्स 4 बुलेट, कहा गया गन ऑफ मास 10, ये नेक्स्ट एम मास ऑफ 3 kg स्ट्राइक द हैवी रिजिड बॉल, तो मान लो ये स्ट्राइक यहां आया और फिर ये इस तरीके से चले, मैं वैल्यू पुट नहीं करता हूं, मान लो कोई वो एम मास का बॉडी हम एक जनरलाइज्ड तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में उसी हिसाब से वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। मान लो m मास का बॉडी आ रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर v वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये फिर से ये ब्लॉक, ये मास क्या सेम v वेलोसिटी से चला जा रहा है, यही बोल रहा है एंगल भी सेम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम, ये क्वेश्चन बोला गया, हाँ देखो 30 डिग्री है और जा भी रहा है फिर वापस उसी स्पीड से, ठीक है। तो अब देखो, तो हम मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जो होता है तो हमेशा ये मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, px i कैप प्लस py j कैप, ठीक है, तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट हो गया और इधर y कोऑर्डिनेट हो गया, हमने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये देखो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा,
तो इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, देखो ये वेलोसिटी जब भी हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है उसे एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये v को एक जो एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे इधर v cos थीटा आएगा और इधर क्या आ जाएगा v sin थीटा आएगा, ठीक है। और फिर उसी तरीके से इसे जब रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल है थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v cos थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो जब हम इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे p इनिशियल यहाँ पर लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे px, मास है m और v cos थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mv cos थीटा i कैप, ठीक है। mv cos थीटा i कैप क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा mv sin थीटा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दो माइनस mv sin थीटा j कैप। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन वेक्टर क्वांटिटी माइनस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये उल्टा होगा जिधर हमने माना है उसका उल्टा होगा, बस माइनस इतना ही है। जैसे कि फोर्स वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी आपको दिया 2 न्यूटन और -2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन का मतलब है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा रहे हैं, -2 न्यूटन की इधर लगा रहे हैं -2 न्यूटन, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम लिख दिए, उसी तरह से जब हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम में अब देखो v cos थीटा किधर आ गया इस डायरेक्शन में, तो अब पॉजिटिव इधर है इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस mv cos थीटा आई क्या, और v sin थीटा फिर से नीचे की तरफ है तो सिंपली इसे लिखेंगे माइनस mv sin थीटा j कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो चेंज इन मोमेंटम हम क्या जानते हैं p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, तो डेल्टा p वेक्टर। अब मैं लिख करके माइनस नहीं करूंगा, यहीं पर माइनस करूंगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, 70 sin थीटा mv sin थीटा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2mv cos थीटा आई, ठीक है, माइनस ऑफ 2mv cos थीटा आई के, ठीक है। तो एवरेज फोर्स कितना होगा, सपोज दैट अगर इसको चेंज होने में डेल्टा टी टाइम लगा होगा तो जो एवरेज फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2mv cos थीटा आई कैप अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया है तो माइनस नहीं लेंगे, 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। दूसरी बात एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर पूछा जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा तो आप क्या कहेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई क्या यानी पॉइंट एस इस डायरेक्शन में लगाएगा। हो सकता है वो माइनस आई की जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी दे दे, तो वो अब उतना जो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना होगा, तो चलिए ये आपका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हमने दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हमें दे दिया v 10 मीटर पर सेकंड और थीटा कितना दिया 30 डिग्री, तो एवरेज फोर्स जो होगा वो होगा 2 into मास भी दे दिया क्या 3 kg, यस सर, मास कितना दिया हुआ मास ऑफ 3 kg, तो 2 into 3 into 2m v क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, cos 30 √3/2 और टाइम कितना दिया हुआ 0.2, ये हटाओ यहाँ 10 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 5 जा कैंसिल होगा, तो फोर्स जो हो जाएगा एवरेज फोर्स जो होगा 5 into 3 15 into 10 150 √3 न्यूटन। कुछ है आंसर ऐसा क्या, 150 √3 न्यूटन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है यहाँ पर इतना जो आपको बताया गया ये कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है। थ्योरी का क्लास जितना इंपॉर्टेंट होता है, जो नॉर्मल लेक्चर जो होते हैं जिसमें थ्योरी होता है वो क्लास जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे ज्यादा कहीं वैल्यू ये क्लास रखता है, क्योंकि थ्योरी आप जान के क्या कर लेंगे, थ्योरी समझ गए उससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, जब तक आपको उसको अप्लाई करने के लिए नहीं आएगा। तो जिसमें जो हम एप्लीकेशन सीखते हैं इसलिए ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नोट कीजिए इसको।
इस वाले कार्बन में लगा है और इस वाले कार्बन का OH कब लगेगा BH3 रिएक्टर के साथ सर उसमें वाला फॉर्मूला आपने ना B यूज करना है टू रियल वन करना है प्रोसेस से कीजिए क्यों फॉर्मूले पर जा रहे हैं। Sixth क्या बोल रहा है, simple pendulum length L makes an angle theta with the vertical on reaching its velocity at lowest point. Very good. ठीक है, ये वर्टिकल पॉइंट से मान लो ये थीटा एंगल है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा, जब इस पॉइंट पर आएगा इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v होगी। इसे हम डाटा ले लेते हैं और यहाँ से हम रेफरेंस फ्रेम लेंगे पोटेंशियल का। इनिशियली ये किस में है, रेस्ट में है, लेकिन कितने हाइट पर है, h हाइट पर है, और ये लेंथ l है, ये भी लेंथ कंप्लीट l है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l into 1 minus cos थीटा। क्यों, ये l है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या आ जाएगा, l cos थीटा। कंप्लीट l है और ये l cos थीटा, इसमें l में से l cos थीटा माइनस कर देंगे, हाइट h आ जाएगा, तो h हो गया l cos थीटा। अब क्या कर देंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन। ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट B मान लो। एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट A एंड B। A और B को एनर्जी क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे एट पॉइंट A एंड B। पॉइंट A के ऊपर कितनी एनर्जी रहेगी, mgh, h यानी l into 1 minus cos थीटा। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पहुंच गए अपने लेवल पर। यहाँ पर यहीं से हाइट मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, हाफ एम स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगी। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 2gl into 1 minus cos थीटा। b इक्वल टू रूट अंडर 2gl into 1 minus cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट डाउट। इस टाइम 14 14 50 15 इनबॉक्स कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। बताऊं, देखिए 14 जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन का है, तो आप लोग जानते हैं, एक बार देख लीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले भी डिस्कस हुआ है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, संवेग, मोमेंटम माने कि संवेग, संवेग कांस्टेंट रहने की बात करते हैं। F external is equal to हम क्या जानते हैं, dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर सीधा लिखिए if F external is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, dp by dt is equal to 0। किसी का डिफरेंशिएशन कब मतलब 0 होता है, जब वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी तो एक्सपीएफ मतलब कांस्टेंट बोल दो उस पोजीशन को। p क्या होता है, कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा में, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमसे बोला गया 14, बोला गया स्टोन ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ये m1 मास का एक ब्लॉक, ये स्टोन है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट। अब यहां पर आकर के दो फ्रेगमेंट में ये बढ़ गया,
एक का मास यहाँ से m2 निकल गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, क्योंकि टोटल मास तो m2 है तो m2। उसके बाद बोला कि m2 जो है वो रेस्ट में हो गया, वेरी गुड, m2 रेस्ट में हो गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अदर फ्रेगमेंट, तो इसका स्पीड क्या है, मान लो इसका स्पीड v डैश है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 into v, फाइनल मोमेंटम क्या है m2 जो निकला है, m2 की वेलोसिटी 0 है तो m2 into 0 कर दिए, और जब 0 है तो वेलोसिटी 0, स्पीड 0 है, मोमेंटम भी 0। और दूसरा का क्या है m1 minus m2 into v डैश, तो यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 into v upon m1 minus of m2, m1 into v upon m1 minus m2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, इसी तरह से होगा सर ये वाला जो आपने प्रोसेस बताई है एक्सटेंड जो डीपी अपॉन डीटी, हाँ डीपी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के लिए भी होगा। तो सर इसका मतलब इसका कैसे लिंक पढ़ा सर, क्या इसका सर एक पता चला कैसे पता चला, देखो ये जा रहा था इसको ब्रेक एक्सप्लोर करने के लिए, तो बाहर से को हथौड़ी लेकर के तो कोई मारने के लिए नहीं आया भैया, ये तो अपने आप ब्रेक हुआ, तो इंटरनल फोर्स लगा, और इंटरनल फोर्स का कोई कंसीडरेशन नहीं है, एक्सटर्नल, जब इंटरनल फोर्स ही सिर्फ लगानी है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और जब एफ एक्सटर्नल रहेगा तो इस ब्लॉक का मोमेंटम सेम रहेगा, केवल इंटरनल की वजह से टूटा। हां एक्सटर्नल कोई क्वेश्चन में आपको बोल ही नहीं रहा, बोल रहा है कि हथौड़ी लेकर के आप गए थे उसको मार करके तोड़े, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो मैंने कहा, सर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक ही किए थे। 90 तक किए थे, तो अब देखिए, अब जो है, अब मैं हमेशा इस चैप्टर को सॉल्व नहीं करवाता रहूंगा, कल जो है आपका, कल कौन सा दिन है, वो सैटरडे कल सैटरडे है, तो कल आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ का बात कब तक आ रही है, कभी भी कोई भी बॉडी जब एक्सप्लोड होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जैसे कि देखो अभी यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या है, हाफ m1 into v स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एक बॉडी का तो 0 है, और दूसरा जो फ्रेगमेंट है उसका क्या हो गया, हाफ m1 minus m2 into v dash स्क्वायर, v डैश में इसकी वैल्यू को लिख दो, m1 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m1 minus m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा हाफ m1 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2। अब आप खुद ही देखिए ये क्या है हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर इंटू m1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखें m1 अपॉन m1 माइनस m2 इज ग्रेटर देन 1। m1 अपॉन m1 माइनस m2 इज ग्रेटर देन 1, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। यहां पर देखो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू m1 अपॉन m1 माइनस m2। तो अब देख लीजिए आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कि जब एक्सप्लोड होता है ना, जब एक्सप्लोड होता है अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी क्या रहती है इसके मोमेंटम में आ जाती है। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो केवल जब एक्सप्लोड हो तभी, क्या केवल ओनली तभी करेंगे ये कंडीशन जब एक्सप्लोड हो। एक्सप्लोड, हाँ एक्सप्लोड हो या तो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कैसे होगा जब अंदर का एनर्जी इसको देगा तभी तो ब्रेक होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगी। यही तो है कि कोई बम एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है उसकी इंटरनल एनर्जी तो रहती है, उसकी पार्टिकल इतनी तेजी से भागती है और उससे कितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बस यही बात है। सर एक्सटर्नल फोर्स लगा के तोड़ने में तब नहीं काम। मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के तोड़ने से फिर हम जो एनर्जी देंगे उसी के बराबर ही होगा। किसी आप पत्थर को तोड़ते हैं कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं, हाँ तभी उससे क्या होता है।